गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 का जो चैप्टर था सॉल्यूशन, उसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या क्या देख चुके हैं। तो जैसा कि हम लोग शुरू किए थे कि सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में कि उसका इंट्रोडक्शन कि सॉल्यूशन क्या है, कितने टाइप का होता है। उसके बाद फिर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़े थे, जिसमें से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म में भी देख चुके हैं मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर हम लोग देखे थे पीपीएम हो गया, पीपीबी हो गया, फिर हम लोग देखे थे मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, मोलैरिटी। और अब हम लोग उतना सारा चीज कवर करके आज के लेक्चर में हम लोग शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग नॉर्मेलिटी को देखेंगे और हम लोग रिलेशंस देखेंगे, ताकि हम लोग क्विक हम लोग वहां पे क्या करें कि जो भी न्यूमेरिकल रहेगा उसको डायरेक्टली हम लोग आसानी से सॉल्व कर सके। जो हम लोग को एक सॉल्व मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो 5 मिनट लगता है, उसको हम लोग कैसे 2 मिनट के अंदर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कुछ रिलेशन पढ़ेंगे, जैसे कि हो सकता है उसमें मोलैरिटी दिया रहेगा और वहां बोल देगा कि आप नॉर्मेलिटी निकालिए, या फिर वहां पे मोल फ्रैक्शन दे देगा, वहां से पूछेगा मोलैरिटी निकालिए। तो इस तरह से हम लोग कैसे निकालेंगे, तो वो सभी चीजों का हम लोग यहाँ पे रिलेशन देखेंगे, ताकि हम लोग को जो भी डेटा वहां पे क्वेश्चंस में दिया रहेगा उसको हम लोग डायरेक्टली पुट करेंगे, तो पुट करने के बाद हम लोग का आंसर निकल जाएगा। उसके बाद जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पीवाईक्यूज तो हम लोग करेंगे ही। जो भी हम लोग को क्वेश्चंस हम लोग को प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया होगा, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हो, या तो फिर वो हम लोग को जेई का हो, या फिर वो नीट लेवल का हो, तो कोई भी अगर हम लोग को क्वेश्चंस इस टॉपिक से अगर पूछा गया रहता है तो उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस और भी उसके रिलेटेड हम लोग को बहुत सारे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इतना हम लोग टॉपिक्स आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेट नहीं करते, हम लोग आज के टॉपिक को कवर करते हैं। तो हम लोग क्या है आज क्या पढ़ेंगे, तो नॉर्मेलिटी। तो जैसा हम लोग मोलैलिटी मोलैरिटी हम लोग कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी हम लोग को बहुत आसान होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी जो होता है, जैसे मोलैरिटी की अगर बात किया जाए तो वहां पे हम लोग को क्या था कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग को कितना नंबर ऑफ मोल्स हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। लेकिन यहाँ पे नॉर्मेलिटी भी सिमिलर है, बशर्ते यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। थोड़ा सा चेंज क्या होगा, तो जैसे कि वहां पे मोलैरिटी में हम लोग बोलते थे कि वॉल्यूम में 1 लीटर वॉल्यूम में हम लोग को कितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होता है सॉल्यूट का। लेकिन यहाँ पे नॉर्मेलिटी में हम लोग क्या बोलेंगे कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हम लोग को नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग को सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और मोलैरिटी हम लोग किसका बात करते थे, तो वहां पे नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे। बस डिफरेंस हम लोग को इतना ही है, बात समझ में आया? तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी हम लोग को दोनों हम लोग को एक तरह से रिलेट करता है, सिमिलर देखने को मिलता है। उसमें सिर्फ हम लोग को नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे हम लोग सॉल्यूट का, और यहाँ पे नॉर्मेलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट का बात करेंगे सॉल्यूट का। ठीक है, तो बस इतना ही है। इसका अगर डेफिनेशन की बात किया जाए तो हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा नंबर ऑफ क्या चाहिए, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका जी, तो सॉल्यूट का। ठीक है, डिजॉल्व इन कितना में, तो वही उतना ही हम लोग लेंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग को मोलैरिटी में बात करते थे तो वहां पर भी हम लोग 1 लीटर सॉल्यूशन की बात करते थे, और वहां पे जो हम लोग को सॉल्यूट बात करते थे वहां पे उसका नंबर ऑफ मोल्स की बात करते थे। लेकिन वहां पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट सिर्फ यहाँ पे यूज होगा। तो वहां पे मोल था, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, बस इतना ही हम लोग को यहाँ पे डिफरेंस होता है नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में। तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मेलिटी क्या होता है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में हम लोग को कितना उसमें ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग को प्रेजेंट होता है सॉल्यूट का, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। अगर इसका फॉर्मूला की बात किया जाए तो इसको कैसे बोलेंगे, तो अगर नॉर्मेलिटी क्या लिखेंगे यहाँ पे, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को हम लोग क्या चीज दिखाते हैं, तो कैपिटल लेटर एन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं हम लोग, कैपिटल लेटर एन से। तो इसका क्या हो जाएगा जी, तो ऊपर हो जाएगा हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट किसका जी, तो ऑफ सॉल्यूट। और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये जो वॉल्यूम लेंगे वो हम लोग किस में लेंगे, तो इन लीटर, किसमें हम लोग लेंगे, इन लीटर में। चलिए इसको और थोड़ा फाइल से हम लोग लिख देते हैं ताकि आपको देखने में थोड़ा सहूलियत होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन लीटर। बस यही हम लोग को फॉर्मूला हो गया। जैसे हम लोग मोलैरिटी की बात करते थे, बस उसी तरह से यहाँ पे नॉर्मेलिटी का इसका फॉर्मूला हो गया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट रहेगा, उसको ऊपर रखेंगे और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस निकल जाएगा। वो भी हम लोग किसमें लेना है, लीटर में। तो यही जो हम लोग को निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ रही बात कि आखिर हम लोग जो ये ग्राम इक्विवेलेंट है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालते हैं, ग्राम
इक्विवेलेंट, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग लिख देगा ग्राम, इतना लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा ग्राम इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं। चलिए आप समझ जाइएगा, तो ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, इसका निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को क्या होता है, तो यहाँ पे हो जाता है गिवन वेट, क्या हो जाता है जी, तो गिवन वेट हो जाता है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है हम लोग को इक्विवेलेंट वेट हो जाता है, क्या हो जाता है हम लोग को, तो इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। ठीक है, अब रही बात कि हम लोग यहाँ से तो समझ गए कि ग्राम इक्विवेलेंट जब भी निकालेंगे तो उसका हम लोग को फॉर्मूला क्या हो जाता है कि वेट ऊपर हो जाता है और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। अब रही बात ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो चलिए इक्विवेलेंट वेट का जो फॉर्मूला होता है उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का जो हम लोग को निकालते हैं हम लोग, तो उसका हम लोग को क्या हो जाता है, तो ऊपर हो जाता है हम लोग को मोलिक्यूलर मास हो जाता है, क्या हो जाता है, मोलिक्यूलर मास हो जाता है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता है, तो एन फैक्टर हो जाता है, क्या हो जाता है जी, तो एन फैक्टर हो जाता है। फॉर्मूला हम लोग को अच्छा से आप समझते जाइएगा, मोलैरिटी मोलैलिटी जितना उधर पढ़े हैं उससे थोड़ा सा सिर्फ समझने में कठिनाई होता है नॉर्मेलिटी को, और ये भी बहुत आसान है, कठिन नहीं है, बशर्ते यहाँ पे जो बात आ जाता है इसमें एन फैक्टर वगैरह का, तो यहाँ पे थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, कैसे ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो आप अगर अच्छा तरीके से यहाँ पे फोकस करके समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको एक एक बात यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात क्या किए थे यहाँ पे नॉर्मेलिटी का डिफिनेशन, तो हम लोग समझ गए कि जितना नंबर ऑफ हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट का प्रेजेंट रहेगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी। जो कि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देख लिए कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम तो पता चल गया, लेकिन बहुतों को यहाँ पे पता ही नहीं रहता कि ग्राम इक्विवेलेंट आखिर होता क्या है। ये हम लोग को क्लास 11 के सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही पढ़ लेना था। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आपको बताया जाएगा कैसे निकाला जाएगा सब। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट आखिर बोला गया है, तो वो आखिर हम लोग निकालेंगे कैसे। तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो हम लोग को फॉर्मूला होता है वो हम लोग क्या लिखते हैं, तो गिवन वेट, जो हम लोग को वेट दिया गया रहेगा और उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से, तो वो हम लोग को निकल जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये हम लोग को यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट का तो फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अब रही बात कि बच्चों को ये भी नहीं पता था आखिर हम लोग को इक्विवेलेंट वेट आखिर है क्या, तो इक्विवेलेंट वेट को आखिर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट का जो हम लोग को फॉर्मूला हो जाता है वो हम लोग को क्या हो जाता है, तो मोलिक्यूलर वेट और नीचे क्या हो जाता है, एन फैक्टर। अभी चर्चा करेंगे आखिर ये एन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये चर्चा कर लेते हैं कि आखिर जो हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट लिखेंगे एक जगह हम लोग पुट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग इक्विवेलेंट वेट अगर हम लोग निकाल लिए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हम इसको पुट कर देते हैं, जो आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ग्राम इक्विवेलेंट जो हम लोग निकालते हैं फॉर्मूला, ग्राम इक्विवेलेंट, तो इसका हम लोग का फॉर्मूला क्या था जी, तो ऊपर था हम लोग को गिवन वेट। अब गिवन वेट में तो वही चीज रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो गिवन वेट। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग क्या लिख देते हैं, वेट लिख देते हैं, चलिए वेट ही लिख देते हैं इसको, क्या लिख देंगे इसको, तो इसको हम लोग वेट लिख देते हैं। हम लोग तो समझ ही जाएंगे वेट मतलब गिवन वेट ही होगा। चलिए वेट हो गया, अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखते थे यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो हम लोग को फॉर्मूला निकालते थे वो हम लोग क्या लिखते थे यहाँ पे, गिवन वेट, जो कि हम लोग गिवन वेट हम लोग लिख चुके हैं। अब नीचे क्या होता था, इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट यहाँ से हम लोग निकालिए, जो इसका फॉर्मूला क्या है, मोलिक्यूलर वेट अपॉन में एन फैक्टर, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो मोलिक्यूलर वेट हो जाएगा, और इसके नीचे अगर हम लोग एन फैक्टर को लिखेंगे तो कुल मिला के कहाँ इंटू हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं, तो आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि इसी को तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स बोलते थे, क्या बोलते थे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स बोलते थे। तो इसके जगह हम क्या हम लोग ये भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एन, जो हम लोग क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स हो जाता है, और इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन फैक्टर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जो कि ये हम लोग को क्या है, तो ये हम लोग को है मोल, क्या चाहिए हम लोग को जी, मोल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कुल मिला के अगर ग्राम इक्विवेलेंट वेट का जो हम लोग को बात करेगा, अब देखिए यहाँ पे रिलेट करके देखिए ग्राम इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला तो आप चाहे तो इस तरह से बैठा सकते हैं, अगर इस तरह से नहीं बैठाना चाहते तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या चाहिए, उसमें मोल जो दिया रहेगा, मोल को अगर हम लोग एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को कैसे एक दूसरे से रिलेट करेंगे। सो हम लोग यहाँ पे नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देखें, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या चाहिए हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और वही अगर हम लोग बात करें किसका, तो ये हम लोग बात करते हैं मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यही चीज अगर हम लोग, चलिए अभी हम लोग क्या किए, जितना हम लोग यहाँ पे निकाले ग्राम इक्विवेलेंट भी निकालिए, इसको क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हम लोग पुट करते हैं, तो देखते हैं हम लोग को क्या ड्राइव होता है, तब आपको और अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा कि हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग को नॉर्मेलिटी बराबर, तो हम लोग क्या हो गया, तो इसका फॉर्मूला हम लोग को हो गया ग्राम इक्विवेलेंट वेट, हम लोग को क्या होता है ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट का हम लोग कितना फॉर्मूला आ गया हम लोग को, तो ये चीज ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग लिख दे क्या, नंबर ऑफ मोल्स और इनटू में क्या चाहिए, एन फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चलिए क्या चीज लिख देंगे यहाँ पे, तो मोल और इनटू में हम लोग को क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन फैक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन फैक्टर।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं किए, हम लोग क्या किए, जब हम लोग नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला देख रहे थे तो ऊपर क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट था। तो ग्राम इक्विवेलेंट को तो हम लोग यहाँ पे निकाल लिया अच्छा से। और कैसे निकाले तो आपको खुद समझ में आ रहा है कि हम लोग कैसे निकाले। तो टोटल हम लोग क्या निकल गया कि मोल इंटू में एन फैक्टर निकल गया। तो उसी को हम लोग इक्विवेलेंट वेट के जगह हम लोग क्या किए, उसको पुट कर दिए। चलिए अब नीचे हम लोग को क्या है, तो नीचे हम लोग को है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चाहिए हम लोग को, तो वॉल्यूम ऑफ क्या चीज, तो सॉल्यूशन का। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। और ये जो हम लोग को रहता है वो लीटर में होता है। अब देखिए, अब जो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक चीज आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि इतना जो पार्ट होता है, क्या चीज, इतना जो पार्ट होता है, इसी को तो हम लोग क्या बोलते थे, मोलैरिटी बोलते थे। क्या बोलते थे जी हम लोग, मोलैरिटी बोलते थे। अगर यदि आप पिछले लेक्चर को अच्छा तरीके से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या यहाँ पे मोल अपन में वॉल्यूम आ रहा है, और आ रहा है तो इसकी जगह हम लोग क्या बिठा सकते हैं, मोलैरिटी बैठा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला अगर देखा जाए, अगर नॉर्मेलिटी बराबर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मोलारिटी, क्या लिखेंगे जी, तो मोलारिटी इंटू क्या हो जाएगा हम लोग को, एन फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि आखिर जो हम लोग को यहाँ पे नॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, क्या किसी को समझने में दिक्कत हुई है, नहीं होना चाहिए। कि हम लोग सबसे पहले देखिए, फिर से स्टार्टिंग से देखते हैं, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत सारा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे इसको हम लोग रिलेट करेंगे एक दूसरे से। इसी चलते हम फिर से बेसिक से बताते हैं कि कहां से हम लोग क्या किए। नॉर्मेलिटी हम लोग देख रहे थे, नॉर्मेलिटी का हम लोग डिफिनेशन भी देख लिया कि क्या होता है। उसका फॉर्मूला जब देखे तो वहां पे देखे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट होता है, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग को पता नहीं था, तो उसको हम लोग निकालने के लिए जब फॉर्मूला यूज किया तो उसका क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। जिसमें हम लोग को इक्विवेलेंट वेट का भी नहीं पता होता है कि कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाता है, मोलिक्यूलर वेट, और नीचे क्या होता है, एन फैक्टर होता है। तो जब हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकाल लिए तो उसको हम लोग पुट कर सकते हैं यहाँ पे, और पुट करेंगे तो हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो उसी तरह से ग्राम इक्विवेलेंट जब निकाल रहे थे तो हम लोग यहाँ पे पुट किए तो हम लोग को टोटली यहाँ पे देखने को क्या मिला, तो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि मोल और इंटू में क्या चाहिए हम लोग को, एन फैक्टर मिला। यही चीज मिला हम लोग को देखने के लिए। अब ये चीज यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला कि मोल इंटू एन फैक्टर, तो यहाँ से हम लोग को निकल गया था ग्राम इक्विवेलेंट। और हम लोग इसी को अगर ग्राम इक्विवेलेंट को हम लोग इस फॉर्मूला में अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे नॉर्मेलिटी हम लोग को निकल जाएगा। तो यहाँ पे जब बिठाएं ग्राम इक्विवेलेंट के जगह में तो हम लोग को क्या हो गया, तो मोल और इंटू में क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट के लिए। और नीचे जैसा कि हम लोग जान रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो नीचे हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पुट कर दिए। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि इतना समय मोल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग को क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो इसके जगह में क्या हम लोग मोलैरिटी लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, और इंटू में क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम लोग को क्या रहेगा कि कहीं कहीं फंसाएगा कि हम लोग को मोलैरिटी दे देगा, अब हम लोग को पूछ देगा वहां से नॉर्मेलिटी, तो हम लोग क्या कर देंगे, मोलैरिटी में अगर एन फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, वहां से नॉर्मेलिटी निकल जाएगा। अब रही बात, आपको तो यहाँ पे सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि क्या है कि नहीं है। सो अब यहाँ पे अगर वॉल्यूम में आपका नहीं दिया रहेगा क्या चीज में, लीटर में, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सारा टर्म तो आप पहले से ही खेलते आ रहे थे, यहाँ पे नए से एक फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं। वो फॉर्मूला क्या, वो तो आप खुद यहाँ पे ड्राइव कर ही सकते हैं कि नहीं। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन को हम लोग वॉल्यूम को एमएल में लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये सब अपने से खुद से कर सकते हैं। चलिए अब रही बात यहाँ पे मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में रिलेशन भी हो गया। तो यही हो गया हम लोग को रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर आप तो शुरू से बताते आ रहे हैं, जितना हम लोग को नया चीज आया सारा कुछ तो डिस्क्राइब कर दिए। अब जो ये एन फैक्टर जो आ रहा है, आखिर ये एन फैक्टर है क्या, इसके बारे में तो मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं है, और आप तो इसको यूज करते चले जा रहे हैं, आप तो बता भी नहीं रहे कि आखिर है क्या एन फैक्टर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे सारा फॉर्मूला तो आप समझ गए। अब सबसे पहले बात करते हैं आखिर एन फैक्टर है क्या, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग वहां पे ग्राम इक्विवेलेंट नहीं जान रहे थे तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखे, फिर वहां पे देखे इक्विवेलेंट वेट भी नहीं जान रहे थे तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला देखे। तो उस तरह से सारा कुछ पुट कर दिए। अब वहां से हम लोग को वहां पे दिक्कत ये आ गया कि वहां पे हम लोग को एक टर्म यूज हो गया जो कि क्या है हम लोग को एन फैक्टर। तो एन फैक्टर आखिर है क्या, इसको निकालेंगे कैसे। तो चलिए नेक्स्ट पेज में इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं आखिर एन फैक्टर है क्या, कैसे निकालें। तो देखिए एन फैक्टर जो होता है वो हम लोग 3 केस में इसका निकालते हैं। 3 केस कौन कौन सा हो जाता है, एक तो हम लोग एसिड के लिए एन फैक्टर निकालते हैं, बेस के लिए भी निकलता है, और हमारा साल्ट के लिए भी निकलता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को जो हम लोग को एसिड के लिए होगा, किसके लिए, एसिड जब हम लोग को रहेगा तो उसके लिए हम लोग को एन फैक्टर कैसे निकाला जाएगा। जब बेस की बात रहेगा तो बेस के लिए हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, या तो फिर हम लोग को कोई अगर हम लोग को साल्ट दिया रहेगा तो उसको हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं एसिड के लिए। तो एसिड के लिए जो हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे वो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो एन फैक्टर बराबर होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन रिलीज्ड इन सॉल्यूशन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि अगर एसिड है तो वो कितना हम लोग नंबर ऑफ हम लोग H प्लस आयन वहां पे मुक्त कर रहा है। ठीक है। तो वहां पे हम लोग सिर्फ गिनेंगे, काउंट करेंगे कि कितना हम लोग H प्लस आयन वहां पे रिलीज
हो रहा है, ठीक है ना। तो उसी को जितना हम लोग को रिलीज करेगा, मान के चलिए 2 हम लोग को H प्लस आयन वहां पे मुक्त किया, तो हम लोग क्या बोलेंगे वहां पे कि हम लोग को जो n फैक्टर है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यदि आप वहां पे देखेंगे कि एक ही हम लोग को H प्लस आयन है तो हम लोग को रिलीज हो रहा है, तो उस केस में हम लोग को क्या हो जाएगा n फैक्टर 1 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग लिए हैं H2SO4, ठीक है। तो H2SO4 हम लोग को एसिड है। अब इसका हम लोग बात करेंगे कि कितना H2SO4 हम लोग को H प्लस आयन मुक्त करता है। तो कैसे करेंगे जी, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना ले तो देखिए कैसे हो जाएगा हम लोग का स्ट्रक्चर। तो हम लोग को H2SO4 है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग को ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो जाएगा, फिर यहाँ से हम लोग को ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना हम लोग H प्लस आयन यहाँ पे हम लोग मुक्त कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो एक तो हम लोग को यहाँ वाला हम लोग को OH का हम लोग हाइड्रोजन मुक्त हो सकता है, और यहाँ से हम लोग को ये वाला हाइड्रोजन हम लोग का रिलीज हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखिए कि यहाँ पे हम लोग को जो H प्लस आयन जो रिलीज कर रहा है वो कितना करेगा हम लोग को, तो 2 करेगा। कितना करेगा, 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि इस केस में जो हम लोग को n फैक्टर होगा, क्या चीज, n फैक्टर जो होगा वो हम लोग को कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि कोई भी एसिड रहेगा वो हम लोग को कितना आखिर H प्लस आयन रिलीज कर रहा है। तो जितना हम लोग H प्लस आयन रिलीज करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। जैसे एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं, अगर मान के चले आपको HCl ले लेता, क्या चीज हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे HCl, ठीक है। तो HCl जब रह जाता है तो इसका n फैक्टर बोलेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हम लोग को H प्लस ये तो हम लोग को चल जाएगा उसमें आयनिक गुलाम, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये हम लोग को कितना देगा, H मतलब H प्लस, तो कितना देगा हम लोग को, 1 जाएगा। कितना हो जाएगा, हम लोग को 1 ही देगा। तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा, n फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n फैक्टर। तो n फैक्टर कितना हो गया इसका, 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग और भी एसिड को हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे H3PO4 है, तो ये हम लोग को कितना H प्लस आयन मुक्त कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फास्फोरस का, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा। तो या इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि कितना OH मतलब कि यहाँ पे देख रहे हैं कितना हम लोग H प्लस आयन मुक्त कर सकता है। तो कितना करेगा, तो 3 करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका जो n फैक्टर होगा, इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे H3PO3 का बात किया जाए तो इस केस में हम लोग को क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर यहाँ से देख रहे हैं हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो जाएगा, और एक हम लोग को क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे 3 देख रहे हैं हाइड्रोजन तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे उसका n फैक्टर 3 है, ऐसा नहीं। हम लोग स्ट्रक्चर से भी वहां पे पता करेंगे कि आखिर सही में वो कितना रिलीज कर रहा है। तो इस केस में अगर हम लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूला को देखता है स्टूडेंट, तो क्या बोलता है कि वहां पे H प्लस जो आयन मुक्त करेगा वो कितना करेगा, 3 करेगा, जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। H3PO4 केस में हम लोग को चलता है कि वहां पे जो H प्लस आयन जो रिलीज कर रहा है वो कितना करता है, 3 करता है। लेकिन H3PO3 का केस में हम लोग यहाँ पे जब स्ट्रक्चर में देखते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को जब भी हम लोग H प्लस जो हम लोग मुक्त करता है, रिलीज करता है, वो ऑक्सीजन के साथ हम लोग को जुड़ा हुआ रहता है, वही हम लोग को H प्लस आयन मुक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कितना OH है यहाँ पे, तो 2 है। तो यहीं से हम लोग को H प्लस आयन क्या होगा, रिलीज होगा। तो कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ H प्लस आयन, तो हम लोग हो जाएगा 2। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बात समझ में आया। तो यहाँ पे अगर आप 3 करके आते तो 3 आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता। बात समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर से भी देख करके निकालते हैं। तो यही हो गया आपका n, जो n फैक्टर हम लोग निकालते हैं किसके लिए, एसिड के लिए। तो हम लोग समझ गए कि जब भी एसिड के लिए n फैक्टर निकाला जाएगा तो वो हम लोग क्या देखेंगे, तो उसमें सॉल्यूशन में कितना हम लोग को H प्लस आयन रिलीज कर रहा है, तो वही नंबर हम लोग को क्या कहलाएगा, उसका n फैक्टर कहलाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, तो इस तरह से एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। और भी इसका कई एग्जांपल होंगे, जो कि जितने भी एसिड होंगे तो उसको देखेंगे कि उससे कितना हम लोग को H प्लस आयन रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग बेस के लिए। वो था हम लोग को एसिड के लिए। बेस के केस में हम लोग क्या देखेंगे, तो बेस के केस में इसी तरह जिसमें हम लोग एसिड में देख रहे हैं H प्लस आयन, अब बेस में हम लोग क्या देखेंगे, OH माइनस हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे, OH माइनस, ये कितना रिलीज कर रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि n फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड इन द सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए m को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं क्या चीज, मेटल के लिए। क्या चीज दिखा रहे हैं, मेटल के लिए। तो यहाँ पे कोई भी मेटल हम लोग ले सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कोई भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, कैल्शियम, है कि नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर MOH रहेगा मतलब कि यहाँ पे कितना OH है, तो 1 है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसका जो n फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कितना OH है, 2 है। तो इस केस में हम लोग देखेंगे OH माइनस हम लोग कितना रिलीज करेगा, तो 2 करेगा। तो इसी चलते इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वाला हम देख रहे हैं, यहाँ पे कितना OH माइनस है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रिलीज करेगा, 3। तो इसी तरह से इसका n फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे m तो पता चलेगा कि ये मेटल है,
बात समझ में आया? तो हम लोग इस तरह से देखें कि बेस के जब भी केस आएगा तो उस समय देखेंगे कि जो बेस दिया हुआ रहेगा वो कितना OH माइनस हम लोग को रिलीज कर रहा है, और जितना OH माइनस रिलीज करेगा वही हम लोग को क्या कहा जाएगा, एन फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एसिड का भी देख लिया और बेस का भी देख लिया। अब हम लोग देखते हैं साल्ट के लिए कि जब भी हम लोग को साल्ट दिया रहेगा तो उसका एन फैक्टर क्या होगा। तो साल्ट के केस में हम लोग देखते हैं कि वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव में टूटता है, और वहां पे हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज हम लोग को कितना है वहां पे। तो वही चीज यहाँ पे है कि टोटल नंबर ऑफ क्या चाहिए हम लोग को, पॉजिटिव चार्ज देखेंगे या फिर टोटल हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव चार्ज। दोनों हम लोग गिनेंगे नहीं वहां पे, या तो फिर हम लोग पॉजिटिव का केस को हम लोग वहां पे इंक्लूड करेंगे या फिर हम लोग नेगेटिव का। हालांकि दोनों हम लोग को सेम ही मिलेगा वहां पे, नेगेटिव भी देखिएगा तो वही मिलेगा और अगर पॉजिटिव भी देखिएगा तो उतना ही मिलेगा। अब दोनों को सम करके नहीं लिखना, सिर्फ हम लोग को किसी एक को वहां पे फोकस करना है। जैसे मान के चलिए यहाँ पे एम जो दिखा रहा है, एम क्या चीज हम लोग दिखा रहा है, तो ये हम लोग को मेटल दिखा रहा है। क्या चीज दिखा रहा है, मेटल। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एम जो होगा वो हम लोग को किसको दिखा रहा है, मेटल को दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान के चलिए कोई मेटल है और उसको हम लोग को हैलोजन ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कितना आयंस में टूटेगा, तो ये हम लोग को प्लस में टूटेगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और बेटर तरीके से यहाँ पे लगेगा देखने में, है कि नहीं। चलिए किधर चल गया जी, हाँ यहाँ पे। तो एम हम लोग को प्लस में टूटेगा और ये हम लोग को किस में टूटेगा, माइनस में। तो हम लोग को कितना हो गया, या तो फिर प्लस को देखिए या तो फिर नेगेटिव को देखिए। यहाँ पे देख रहे हैं अगर प्लस की भी बात करेंगे तो एक ही हो रहा है, नेगेटिव की भी बात करेंगे तो एक ही होगा। तो इस केस में हम लोग देखेंगे कि जो एन फैक्टर होगा वो हम लोग को कितना होगा, 1 होगा। इसी तरह से यहाँ पे देख रहे हैं तो एम यहाँ पे जब जो हैलोजन यहाँ पे 2 लगा हुआ है तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस में ये टूटेगा और ये हम लोग को कितना टूटेगा, 1 में। तभी तो ये 2 प्लस और यहाँ पे 2 को हम लोग को एक एक माइनस वाला जुड़ेगा, तब हम लोग यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव। तो ये तो फिर आप पॉजिटिव वाला देखिए या फिर नेगेटिव वाला देखिए। तो या इस केस में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि एन फैक्टर हम लोग को क्या हो जाएगा, तो एन फैक्टर हम लोग को हो जाएगा 2। या तो फिर आप पॉजिटिव वाला देखिए या तो फिर आप नेगेटिव वाला देखिए। इसी तरह से यहाँ पे mx3 रहेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग जान गए हेलोजन के ऊपर कितना हो जाएगा, -1। अब यहाँ पे इसके ऊपर कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए 3 है, तो 3 है तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी नेगेटिव भी कितना हो जाएगा, 3 को। जब एक हेलोजन के ऊपर एक होगा तो यहाँ पे 3 हेलोजन है तो कितना हो जाएगा आपका, 3 है, 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर भी अगर एन फैक्टर की बात किया जाए कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, चाहे आप पॉजिटिव को देखें या फिर नेगेटिव। तो उसी तरह से अगर यहाँ पे जनरल फॉर्मूला से आप नहीं समझ रहे थे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट उसका फॉर्मूला से ही समझिए। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं नमक हम लोग ले लिए NaCl, तो NaCl में हम लोग जानते हैं कि Na प्लस हम लोग को 1 में टूटता है और Cl माइनस भी हम लोग को 1 माइनस में टूटता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग को या तो पॉजिटिव को देखें या फिर हम लोग नेगेटिव को देखें। तो पॉजिटिव कितना है, 1 है, नेगेटिव का भी बात करेंगे तो 1 मिलेगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर MgCl2 में देखेंगे तो Mg के ऊपर कितना होता है, +2 चार्ज होता है, और वही हम लोग Cl माइनस में देखेंगे तो यहाँ पे -1 होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नीशियम के ऊपर मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, 2, और नेगेटिव चार्ज देखेंगे तो एक Cl के ऊपर एक नेगेटिव, तो 2 को Cl है तो कितना हो जाएगा, 2 नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पॉजिटिव भी देखिएगा या तो फिर नेगेटिव भी देखिएगा तो टोटल चार्ज कितना मिलेगा, 2। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि उसका एन फैक्टर कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग समझ में आ गया होगा कि साल्ट के लिए हम लोग कैसे चार्ज देखेंगे, फिर उसी तरह से हम लोग बेस के लिए कैसे हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे। अगर हम लोग एसिड का बात किया जाए तो एसिड के लिए हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, बात समझ में आ गया। अगर आप समझ गए तो चलिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन बहुत आराम है, आप इसको जल्दी से जल्दी निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑफ 2 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज कितना हो जाएगा जी। तो आपका यहाँ पे देख रहे हैं मोलैरिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, काची दिया हुआ है, तो मोलैरिटी आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 2 मोलर, कितना दिया हुआ है जी, 2 मोलर यहाँ पे दिया गया। अब आपको पूछ क्या दिया है, नॉर्मेलिटी। और हम लोग जानते हैं कि अगर नॉर्मेलिटी पूछा है, क्या चीज पूछा है, नॉर्मेलिटी पूछा है, तो इसके बाद हम लोग जानते हैं अगर मोलैरिटी है तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में आपको एक रिलेशन बताए थे। देखिए अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट में कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू क्या होता था, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर होता था। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉर्मेलिटी बराबर हम लोग को क्या हो जाएगा, तो मोलैरिटी क्या हो जाएगा जी, तो मोलैरिटी और इनटू में आपका क्या हो जाएगा, एन फैक्टर हो जाएगा। अब रही बात की मोलैरिटी तो आपका दिया हुआ है 2 मोलर, लेकिन आपका एन फैक्टर कितना होगा जी। तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो यहां से हम लोग देख रहे हैं कि क्या चीज दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब क्या दिया है, एसिड दिया। अब एसिड का हम लोग एन फैक्टर कैसे निकालते हैं जी, तो एन फैक्टर हम लोग देखते हैं वहां पे कितना H प्लस आयन मुक्त कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग किससे दिखाते हैं, H2SO4, और इसका हम लोग पहले ही देख चुके हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका जब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे एसिड के केस में H2SO4 कितना हम लोग को H प्लस आयन मुक्त कर रहा था, तो 2 हम लोग को कर रहा था। इस केस में हम लोग देखेंगे इसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। तो इसी चलते यहाँ पे हम लोग कितना पुट कर देंगे, तो इसका एन फैक्टर जो होगा, क्या चीज, एन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा हम लोग को 2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए। मोलैरिटी कितना था जी, आपका 2 मोलर था, और यहाँ पे देख रहे कितना है आपका एन फैक्टर, तो 2 है, तो 2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो 4, और इसका यूनिट की बात किया जाए नॉर्मेलिटी का, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज, ग्राम, क्या चीज, ग्राम इक्विवेलेंट, क्या चीज हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट पर
लीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पर लीटर। या तो फिर आप इसी को बोल सकते हैं कितना 4 और कैपिटल एन, मतलब कि 4 नॉर्मल यहाँ पे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। जैसे कि यहाँ पे मोलैरिटी हम लोग एम से दिखाते हैं, या तो फिर इसकी जगह मोल पर लीटर दिखाते थे, तो उसी तरह से नॉर्मेलिटी में आपका उसका यूनिट क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, तो उसके जगह में आप डायरेक्ट एन भी दिखा सकते हैं जो कि नॉर्मल होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आप यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड कर लीजिए कि अगर आपको बात चल रहा था यूनिट का, तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं यूनिट का। ठीक है, ताकि आगे चल के कभी आपको दिक्कत ना हो। तो यूनिट जो होता है नॉर्मेलिटी का, वो आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो हम लोग को होता है, यहाँ जो होता है आपका, जो ऊपर आप देख रहे थे यहाँ पे क्या था आपका, तो यहाँ पे देख रहे थे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो ग्राम इक्विवेलेंट का जो यूनिट होता है वो वही हो जाता है ग्राम, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ अगर मोल रहता क्या होता था मोल, तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट है तो उसका यूनिट भी क्या हो जाता है, यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, ग्राम इक्विवेलेंट हो जाता है। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट और नीचे क्या होता है लीटर, तो लीटर के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, पर लीटर हो जाएगा। यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। या तो फिर आप इस तरह से लिखे, या तो फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन, मतलब नॉर्मेलिटी को अगर यहाँ पे उसका यूनिट की जगह में अगर आप एन लिख देते हैं कैपिटल एन, तो इसका मतलब समझ में आ जाता है कि वो नॉर्मल का बात कर रहा है। नॉर्मल को यहाँ पे तो आप समझ नहीं आ सकता है, समझ तो जाइएगा कि उसका यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यूनिट भी आपको पता चल गया। चलिए, और ये क्वेश्चन बताइए कि कितना आसान था। और ये जो क्वेश्चन था देखिए, तो कहाँ पूछा गया है, एम्स में पूछा गया है। बात समझ में आया, नीट के एग्जाम में यहाँ पे पूछा गया एम्स में, वो कितना पूछा गया था, तो 1992 में पूछा गया था। और सीबीएसई में भी पूछा गया है, पीएमटी में कितना, तो 2011 में पूछा गया। बताइए कितना आसान सवाल था, और इतना सवाल अच्छा, मतलब ऐसा ही सवाल आपका एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इस तरह का सवाल तो आपसे बन जाएगा। चलिए, अगर बन जाएगा तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, जो कि ये सवाल जो है आपका देखिए यहाँ पे सीपीएमटी में पूछा गया था कितना में, तो 1983 ईस्वी में। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। द नॉर्मेलिटी ऑफ 10% W by V एसिटिक एसिड इज। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा क्या गया है, नॉर्मेलिटी, और यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या गया है, क्या दिया गया है, तो 10%, क्या चीज दिया गया है, 10% वेट अपॉन में वॉल्यूम। तो क्या चीज दिया हुआ, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका मतलब समझ गए, ऐसा तो खेलने जान गए थे कि ये हो जाएगा वेट वाला और यहाँ हो जाएगा आपका वॉल्यूम। इसका मतलब समझ गए कि यहाँ जो वेट दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट या फिर वेट ऑफ एसिटिक एसिड, तो वो कितना दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है। क्या चीज दिया गया है, 10 ग्राम दिया गया है। और वही अगर वॉल्यूम की बात किया जाए, वॉल्यूम ऑफ एसिटिक एसिड या फिर सॉल्यूट, सॉरी सॉल्यूशन ना होता है, क्या होता है, सॉल्यूशन का होता है। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 100 ml हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 ml। यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ नहीं होना चाहिए। चलिए, अब हम लोग को चाहिए नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कैसे निकलता है जी, तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो और नहीं वैसा जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि मोल में अगर n फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हम लोग को क्या बन जाता है, तो हम लोग को ग्राम इक्विवेलेंट बन जाता है। तो ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मोल इंटू में n फैक्टर कर देंगे, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, तो नीचे हम लोग को हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग को सॉल्यूट क्या चीज दिया होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का अगर फॉर्मूला बात किया जाए तो हम लोग को क्या होता है, तो CH3COOH होता है। तो ये हम लोग को होता है एसिटिक एसिड। और अगर इसमें किया जाए, ये जो एसिड है इसमें हम लोग को कितना H प्लस आयन मुक्त करता है, तो एक हम लोग को H प्लस आयन मुक्त करेगा, और एक हम लोग H प्लस आयन हम लोग को मुक्त करेगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग को जो n फैक्टर होगा, वो n फैक्टर कितना हो जाएगा जी, हम लोग को 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग को जब वेट ऑफ सॉल्यूट हम लोग को दिया है और हम लोग को एसिटिक एसिड दिया गया है, तो इसका हम लोग मोलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं। तो चलिए, अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि मोलिकुलर वेट, और थोड़ी अच्छा से लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो मोलिकुलर वेट ऑफ किसका हो जाएगा, तो सॉल्यूट है तो सॉल्यूट ही रहने देते हैं। अगर या तो चाहते तो यहाँ पे क्या लिख सकते थे, एसिटिक एसिड लिख सकते थे। तो इसका क्या हो जाएगा, CH3COOH है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख लेते फिर से CH3COOH। और इसका अगर मोलिकुलर मास निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा, कार्बन कितना है 2 गो, तो 12 होता है एक कार्बन का, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 और 1 4 गो, तो 4 गो का 4 हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना है 2 गो, और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो दोनों को कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अगर एडिशन कीजिएगा कितना हो जाएगा, 4 4 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 3 और 2 5 और एक हाथ वाला कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका मतलब कि 60 ग्राम पर मोल हम लोग का हो गया क्या, इसका मोलिकुलर वेट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मोल भी निकाल लेंगे। तो मोल निकाल लेंगे तो आराम से चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मोल हम लोग बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कितना, तो CH3 और COOH का, तो कितना हो जाएगा, इसका वेट, वेट कितना दिया गया था जी, तो वेट हम लोग को 10 ग्राम था, तो यहाँ पे कितना बिठा देंगे 10 ग्राम। और इसका मोलिकुलर वेट हम लोग को कितना निकाल लिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं 60 निकाले, तो यहाँ पे कितना पुट कर देते हैं 60, तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग नॉर्मेलिटी का निकालते हैं, क्या हो जाएगा, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला जब हम लोग को होता है तो हम लोग को क्या होता है, n, और गुने में हम लोग को क्या होता है n फैक्टर, जो कि n हम लोग को क्या है यहाँ पे मोल है। ठीक है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ किसका, तो सॉल्यूशन का। ठीक है, और अगर हम लोग को ml में है, क्या चिन्ह है हम लोग को, अगर इन ml है
तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर में 1000 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे थे वहां पे कितना था, हम लोग को ml में ही दिया था। अब n हम लोग को कितना दिया है, 1/6 दिया हुआ है, कितना है 1/6, और n फैक्टर हम लोग को कितना था, 1 था। अब नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था हम लोग को, 100 था, और इंटू में कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 100 से 200 खत्म हो जाएगा, आपका कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो 1/6 और इंटू में कितना हो जाएगा 10 बचेगा, और यहाँ से काटिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ पे काट लीजिए कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब 5 बाई कितना हो जाएगा 3, और इसको भी जब कीजिएगा कितना हो जाएगा आपका 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 666 देते रहेगा, इसी चलते इसको 2 डिजिट में लिख देते हैं, 67 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, तो इतना नॉर्मल। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग का आंसर में कहीं दिया हुआ है का ऑप्शन में 1.67, तो देखते हैं कहीं दिया है का 1.67, 1.67 नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे 1.7, तो आप उसी का चल गया, जो 666 जाते रह रहा था उसी चलते हम लोग को 6 को किस में कन्वर्ट कर दिया 7 में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें जिसका करेक्ट आंसर होता है वो कितना हो जाएगा आपका 1.7 नॉर्मल हो जाएगा, जो कि आपका कितना पूछा था 1983 ईस्वी में पूछा गया। तो बताइए इस तरह का सवाल अगर आपके एग्जाम में आएगा तो क्या आपसे नहीं बनेगा, आराम से बन जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल दिया गया है, ठीक है। चलिए सिर्फ हम लोग को फॉर्मूला में पुट करते जाना है और पूरा आंसर आते रहेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट में। तो कंसेप्ट जो नेक्स्ट है वो हम लोग को क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो जितना भी हम लोग यहाँ पे तक पढ़े हैं कंसंट्रेशन टर्म, क्योंकि हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म जितना था सारा कुछ हम लोग कवर कर लिए, मास मतलब मास परसेंटेज भी देख लिए, वॉल्यूम परसेंटेज भी देख लिए, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज देख लिए, पीपीएम देख लिए, पीपीबी देख लिए, मोल फ्रैक्शन देख लिए, तो मोलालिटी देख लिए, मोलारिटी देख लिए, अब जो लास्ट था आपका नॉर्मेलिटी, वो नॉर्मेलिटी भी देख लिए। तो इस तरह से हम लोग को सारा कंसंट्रेशन टर्म हम लोग को क्या हो गया, तो समाप्त हो गया। अब सारा कंसंट्रेशन टर्म जब खत्म हो गया तो उसका कुछ न कुछ हम लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे हम लोग को कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या क्या इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो टेम्परेचर जो इफेक्ट करता है वो वॉल्यूम पे करता है, किस पे करता है, वॉल्यूम पर। तो जितने भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़े हैं और जितने भी कंसंट्रेशन टर्म थे, अगर उनमें हम लोग को कहीं भी अगर वॉल्यूम नजर आएगा तो वहां पे हम लोग बोलेंगे हाँ वहां पे हम लोग टेम्परेचर उसका इफेक्ट करेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो हम लोग को वॉल्यूम भी वहां पे क्या करता है, इंक्रीज करता है, और अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं तो हम लोग को वहां पे पता चलेगा क्या चीज, तो वॉल्यूम भी कम होगा, ठीक है। मतलब बढ़ाने से बढ़ता है, घटाने से घटता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका क्या चीज, वॉल्यूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं क्या चीज लिखेंगे, तो टेम्परेचर जो है इसका मतलब है टेम्परेचर, ठीक है ना। तो टेम्परेचर इफेक्ट, टेम्परेचर इफेक्ट क्या चीज लिख देते हैं यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होता है उस पे टेम्परेचर क्या करता है, इफेक्ट करता है, ठीक है। अब ये हम लोग को कैसे इफेक्ट करता है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर यदि टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम भी हम लोग को क्या पता चलेगा कि इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम इंक्रीजेस। बात समझ में आ गया कि अगर यदि हम लोग टेम्परेचर मतलब कि टेम्परेचर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज करता है। यहाँ तक किसी को कोई डॉट तो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नोट बना करके आपको लिख देते हैं ताकि आपको आने वाला दिन में बहुत काम देगा ये वाला, ठीक है, आप कभी भूलिएगा नहीं, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे नोट डाल के आपको लिख देते हैं कि जो भी इंग्लिश वाला हिंदी तो आप पढ़ ही लेंगे, है कि नहीं। चलिए जो भी कंसंट्रेशन टर्म, जो भी कंसंट्रेशन टर्म में वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आया। तो बात समझ में आ गया कि जो भी कंसंट्रेशन टर्म में अगर वॉल्यूम होगा तो उस कंसंट्रेशन में हम लोग पता मतलब कि बोलेंगे कि उसमें क्या होगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बात समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि आखिर कौन कौन सा हम लोग को ऐसा कंसंट्रेशन टर्म था जो हम लोग को वॉल्यूम पे मतलब उसमें क्या था, वॉल्यूम था। तो हम लोग स्टार्टिंग से बात करते हैं, ठीक है, और आप ही से पूछेंगे। यहाँ हम लोग सबसे पहले पढ़े थे क्या चीज, तो मास परसेंटेज, क्या पढ़े थे, मास परसेंटेज, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, W/W, ठीक है। तो अब क्या ये हम लोग को परसेंट मतलब कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है क्या, नहीं करता है। अच्छा यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये जो हम लोग को होगा वो टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करेगा का, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता था वो हम लोग को क्या होता था जी, इसका जो फॉर्मूला होता था वो हम लोग को क्या होता था, तो ऊपर होता था हम लोग को मास ऑफ सॉल्यूट होता था, मास ऑफ सॉल्यूट होता था, और नीचे हम लोग को क्या होता था, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होता था, मास ऑफ सॉल्यूशन होता था।
यही होता था। तो क्या यहाँ पे इंटू में क्या होता था 100। तो कहीं भी किसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम आया क्या? नहीं आया। और अगर वॉल्यूम नहीं आया तो किसी तरह से हम लोग को टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया कि यहाँ पे हम लोग को जो होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, ये था हम लोग को फर्स्ट नंबर। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे सेकंड नंबर की बात करते हैं। हम लोग पढ़े थे वॉल्यूम परसेंटेज। क्या चीज पढ़े थे हम लोग? वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम लोग बोलते थे वी बाई भी परसेंटेज। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इसका जो हम लोग को फॉर्मूला होता था वो हम लोग को कैसे लिखते थे? तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे क्या चीज? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज लिखते थे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिखते थे। और नीचे हम लोग क्या लिखते थे? तो वॉल्यूम ऑफ किसका लिखते थे हम लोग को? सॉल्यूशन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे लिखते थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो बताओ क्या यहाँ पे हम लोग को टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हाँ, हम लोग बोलेंगे कि सही है यहाँ पे कि ये जो होगा हम लोग को वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर पे हम लोग को क्या होगा? डिपेंड करेगा। क्यों करेगा जी? क्योंकि ये पे हम लोग वॉल्यूम आ रहा है, और अगर कोई भी कंसंट्रेशन में अगर हम लोग को वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम वाला टर्म क्या करता है? आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कैसे? तो टेम्परेचर को अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हम लोग को वॉल्यूम भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर यदि हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो हम लोग को क्या होगा? वॉल्यूम भी डिक्रीज करेगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मास परसेंटेज में कोई भी हम लोग टेम्परेचर से डिपेंड मतलब कि इफेक्ट नहीं करेगा। और वही अगर हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो वहां पे हम लोग को टेम्परेचर डिपेंड करेगा। ठीक है, और इसी तरह से हम लोग थर्ड में हम लोग देखे थे, क्या देखे थे हम लोग? तो यहाँ पे हम लोग देखे थे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। क्या चीज देखे थे हम लोग? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम, जिसको हम लोग W बाई V से हम लोग दिखाते थे, ये वाला परसेंट को। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे? तो हम लोग देखे थे यहाँ पे इसका फॉर्मूला कि मास ऑफ सॉल्यूट। क्या चीज देखे थे हम लोग? मास ऑफ सॉल्यूट देखे थे। और नीचे हम लोग को क्या था? हम लोग को तो यहाँ पे देख रहे थे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या चीज देखे थे हम लोग? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और इनटू में यहाँ पे देखे थे 100। तो क्या यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम पे डिपेंड कर मतलब वॉल्यूम आ रहा है क्या? तो यहाँ पे देख रहे हैं हाँ, एक टर्म में तो हम लोग को क्या आ रहा है? वॉल्यूम तो आ रहा है। तो वॉल्यूम जब आ रहा है तो ये भी हाँ हम लोग को क्या होगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर पे क्या होगा? तो डिपेंड हम लोग को करेगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे चौथा नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को क्या था आया? तो पीपीएम था। क्या चीज आया था हम लोग को? पीपीएम आया था। और इसी तरह हम लोग को क्या आया था? आपका पीपीबी आया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या देखे थे? तो ऊपर देखे थे हम लोग क्या चीज? पीपीएम का अगर फॉर्मूला को देखा जाए तो यहाँ पे क्या था हम लोग को? तो यहाँ पे था हम लोग को मास ऑफ क्या चीज था हम लोग को? तो सॉल्यूट था। और नीचे था हम लोग को क्या चीज? तो यहाँ पे था मास ऑफ किसका था हम लोग को? तो सॉल्यूशन का था। और इनटू में अगर पीपीएम की बात किया जाए कितना था? 10 टू द पावर 6 था। तो बता कहीं भी आपका वॉल्यूम का टर्म आया क्या? नहीं आया। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? और इसी तरह से अगर हम लोग पीपीवी का बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग उसी तरह था। क्या चीज था हम लोग को? तो मास ऑफ सॉल्यूट था। मास ऑफ सॉल्यूट था। और नीचे हम लोग को क्या था जी? तो यहाँ पे था हम लोग को मास ऑफ क्या थे हम लोग को? सॉल्यूशन था। और यहाँ पे इंटू कितना था? 10 टू द पावर 9 था। जो कि यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि किसी तरह से हम लोग को वॉल्यूम तो आया नहीं। अब वॉल्यूम नहीं आया तो इसका मतलब ये भी हम लोग को क्या होगा? तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड हम लोग को नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग चार को देख रहे हैं, चारों में से हम लोग को पता चल गया कि कौन हम लोग को डिपेंड करेगा और कौन सा हम लोग को नहीं करेगा। सो ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं पांचवा नंबर पॉइंट में। अब हम यहाँ पे हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। क्या चीज देखते हैं हम लोग? मोल फ्रैक्शन में देखो इस तरह हम लोग इसी चलते बता रहे हैं ना सभी को एक करके कि ऐसा आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अगर मान के चलिए वहां पे बोल देगा ऑप्शन में कि कौन सा हम लोग को टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इसी तरह से सवाल दे देगा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, तो आप किस पे सही कीजिएगा? तो जहां पे हम लोग को वॉल्यूम का टर्म आएगा तो वो हम लोग को क्या होगा? तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इस तरह का सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, जेईई में भी पूछा जाता है, नीट में भी पूछा जाता है, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे तो वहां भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन के लिए हम लोग जानते हैं काजी, तो ऊपर लिखते थे मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ वन सब्सटेंस, और फिर नीचे हम लोग को क्या आ जाता था? तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स, या फिर यहां पे लिख सकते हैं मोल ऑफ टोटल सब्सटेंस, ये होता था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मोल फ्रैक्शन में हम लोग को कोई भी जिसका निकालना होता था उसका ऊपर और नीचे क्या लिखते थे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखते थे। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं वॉल्यूम का कहीं चर्चा नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका चर्चा हो रहा है? सिर्फ मोल का। तो वॉल्यूम का नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये भी हो गया कि ये भी हम लोग को क्या होगा? टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म किसी तरह से आया नहीं था। इसी तरह से फिर हम लोग 6 नंबर की बात करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे मोलालिटी। किसका बात करते हैं जी? मोलालिटी का बात करते हैं। ठीक है, अब मोलालिटी का बात करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि मोलालिटी को हम लोग कैसे जानते थे? तो यहाँ पर हम लोग जानते थे कि नंबर ऑफ मोल्स, क्या यहाँ पे देखते थे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
ठीक है, आपका एक तरफ से रिवीजन भी होता चला जा रहा है सभी कंसंट्रेशन। तो और नीचे क्या हम लोग जानते थे कि वेट ऑफ सॉल्वेंट देखते थे, क्या चीज देखते थे हम लोग, वेट ऑफ सॉल्वेंट देखते थे। अब यहाँ पर आप बताइए कि यहाँ पे किसी तरह से वॉल्यूम का टर्म यूज हुआ है क्या, नहीं, ऊपर तो नंबर ऑफ मोल्स है, नीचे हम लोग को क्या है वेट, तो वॉल्यूम तो कहीं आया नहीं, तो ये भी हम लोग को क्या होगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड हम लोग को नहीं करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड हम लोग को नहीं करेगा, करेगा क्या, नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी वॉल्यूम आया क्या, नहीं आया। अब इसी तरह से हम लोग चलते हैं 7 नंबर में, तो 7 नंबर में हम लोग पढ़े थे, आप क्या पढ़े थे, मोलारिटी, क्या चीज पढ़े थे जी, मोलारिटी पढ़े थे। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या था, तो मोलारिटी का फॉर्मूला अगर यहीं पे लिखा जाए तो आपका क्या था ऊपर से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका था, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका क्या था यहाँ पे, तो सॉल्यूट था, और नीचे क्या था आपका, तो यहाँ पे था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। चलिए यही था आपका। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि वॉल्यूम का टर्म कहीं यूज हुआ कहाँ, नीचे तो हुआ, तो इसी चलते ये हम लोग को जो होगा वो हम लोग को क्या होगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। कहीं हम लोग यहाँ पे गलत तो नहीं किए थे, वॉल्यूम में कहीं हम लोग मिस्टेक तो नहीं किए जी, वॉल्यूम मुझे लग रहा है कहीं नहीं, यहाँ तो ठीक कर दिए थे कि डिपेंड करता है सो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यहाँ पर 7 अभी तक पढ़ चुके हैं, जो कि अभी तक हम लोग को किसी तरह से मतलब किसमें डिपेंड कर रहा है और किसमें नहीं कर रहा है। और जो हम लोग को लास्ट जो पॉइंट हम लोग जो पढ़े थे, वो हम लोग को क्या पढ़े थे यहाँ पर, तो हम लोग वो पढ़े थे, किसका पढ़े थे, तो हम लोग नॉर्मेलिटी पढ़े, आज भी तो पढ़े हम लोग को ना नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी में भी हम लोग देखे कि ऊपर हम लोग को क्या था, तो ग्राम, क्या चीज था हम लोग को, ग्राम इक्विवेलेंट था, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट था, और नीचे आपका क्या था, तो नीचे था आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम का टर्म यूज किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, तो जो टेम्परेचर पे क्या करेगा, तो डिपेंड करेगा, क्या करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर के समझ में आ गया कि कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म में आपका मतलब कि वॉल्यूम पे डिपेंड करता है और नहीं करता है, और अगर वॉल्यूम वहां पे मतलब कि सॉरी कौन कौन सा मतलब कंसंट्रेशन टर्म आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन सा टेम्परेचर से डिपेंड नहीं करता है, तो कौन करेगा, तो जिसपे अगर वैसा कंसंट्रेशन टर्म जिसमें हम लोग को वॉल्यूम इंक्लूड रहता है, तो अगर वॉल्यूम उसमें शामिल है तो इसका मतलब है कि वो हम लोग को टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इस तरह से था। और एक सवाल जो आपका 1988 ईस्वी में 1 मार्क्स में आपका पूछा गया था आईआईटी में, तो देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। तो क्वेश्चन क्या था, तो इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिया गया है, जो भी यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म दिया गया है, अब वो हम लोग को कौन सा ऐसा कंसंट्रेशन टर्म है जो कि हम लोग को टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, क्या होता है, इंडिपेंडेंट, जो कि हम लोग को डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पर देखते हैं सभी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो इसका हम लोग को क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स और नीचे में वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का टर्म आ गया, इसका मतलब ये डिपेंड करेगा। अगर नॉर्मेलिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या था, तो ग्राम इक्विवेलेंट था, क्या चीज था आपका, ग्राम इक्विवेलेंट था, और नीचे आपका क्या था, वॉल्यूम था आपका सॉल्यूशन का, तो ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। अगर मोलैलिटी का बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को क्या था, नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे क्या था हम लोग को वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मोल ऑफ मतलब कि सॉरी क्या था आपका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, और नीचे क्या था आपका, वेट ऑफ सॉल्वेंट था। तो यहाँ पे देख रहे हैं किसी तरह का वॉल्यूम का टर्म यूज नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो यही हम लोग को क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से। ये हो गया सही आंसर। अगर यहाँ पे आ गया एक चीज, नया चीज आपका क्या चीज, फॉर्मेलिटी, क्या आ गया आपका, फॉर्मेलिटी। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं आखिर फॉर्मेलिटी होता क्या है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि ये चीज हम लोग को 11th में पढ़ना था, चलिए यहाँ पर इसका यूज तो जल्दी होता नहीं। फॉर्मेलिटी का क्या होता है फॉर्मूला, जैसे आपका होता है मोलैरिटी, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, फॉर्मेलिटी होता है। बशर्ते ये जो होता है फॉर्मेलिटी, ये आपका आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, तो नंबर ऑफ क्या होता है आपका, तो मोल्स ऑफ किसका होता है, तो आयनिक कंपाउंड, क्या होता है, आयनिक कंपाउंड, और नीचे आपका क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है, क्या होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये मोलैरिटी जैसा ही था, ऊपर भी मोल्स रहता है, नीचे वॉल्यूम रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो भी यहाँ पे मोल्स लेते हैं वो हम लोग को सॉल्यूट तो लेते हैं, लेकिन मतलब कि वहां पे क्या कर लेते थे हम सॉल्यूट का, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं आयनिक कंपाउंड के लिए हम लोग क्या निकाला जाता है, फॉर्मेलिटी निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि वॉल्यूम इसमें भी आ रहा था, और वॉल्यूम आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी हम लोग को क्या हो जाएगा, तो आपका डिपेंड करेगा वॉल्यूम पे, मतलब कि टेम्परेचर पे। और जो कि हम लोग को निकालना क्या था हम लोग को, तो इंडिपेंडेंट पूछा था, क्या चीज, इंडिपेंडेंट, जो कि हम लोग को डिपेंड नहीं करता है, मतलब कि कंसंट्रेशन टर्म जो हम लोग को टेम्परेचर से। तो जिसमें हम लोग को
वॉल्यूम आया नहीं तो वही हम लोग को इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता है, मोलालिटी। तो इस तरह का सवाल जो अभी बोले ना कि आपका बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, जेईई में पूछता है, नीट में पूछता है, तो देख सकते हैं यहाँ पर भी कि आपका आईआईटी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऐसा सवाल। ठीक है, चलिए, और इस तरह से जनरली हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को टॉपिक, हम लोग को अभी क्या कवर करना है। सो तो आप देखिए यहाँ पे जो एक टॉपिक हम लोग को छूट गया था, कहाँ पे हम लोग को मोलालिटी के केस में, क्योंकि इस तरह का सवाल भी हम लोग को बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देखिए, अगर हम लोग को कहीं हम लोग को क्वेश्चंस में रिलेट करने के लिए मिल जाए मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग अगर मोल फ्रैक्शन हम लोग को गिवन रहेगा कोई भी हम लोग को क्वेश्चंस में, तो डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस में पुट करके और हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला में पुट करके मोलालिटी निकाल सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे जो हम लोग को मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग को क्या होता है जी, अगर हम लोग को मोल फ्रैक्शन दिया रहे किसका, तो सॉल्यूट का, और अगर मोल फ्रैक्शन दिया रहे हम लोग को सॉल्वेंट का, तो उसको हम लोग डायरेक्टली हम लोग पुट करेंगे और हम लोग निकाल सकते हैं उसका क्या चीज, आंसर। तो यहाँ पे अगर हम लोग को लिख देते हैं क्या, किसका मोलिक्यूलर वेट ऑफ किसका हो जाएगा यहाँ पे, तो सॉल्वेंट का, किसका, सॉरी, जब सॉल्वेंट लिख ही रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग ए और बी का तो लिख ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, ए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हम लोग को क्या चीज, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन, ये हम लोग को फॉर्मूला। अगर यदि मोलालिटी निकालना है, अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन गिवन है, और अगर मोलिक्यूलर वेट हम लोग तो निकाल ही लेंगे, वहां से पता तो रह ही जाएगा कि कौन सा सॉल्वेंट है, सो वाटर है कि क्या है, सो यहाँ से मोलिक्यूलर वेट तो हम लोग को ऐसे निकल जाएगा। अगर यदि हम लोग को गिवन रहता है आपका मोल फ्रैक्शन, तो उसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, मोलालिटी निकाल सकते हैं। अब इसको जनरेट करके देखते हैं कि सही हम लोग को कैसे प्रूफ हो सकता है कि इतना सारा चीज को पुट करेंगे तो आपको मोलालिटी के बराबर होगा कि नहीं होगा। सो अब यहाँ से देखते हैं आपको पुट करके, ठीक है, उतना आता है या फिर नहीं। अगर मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिवाइड करते थे, आपको समझ में आता होगा कि हम लोग जब पहले ही आपको बता चुके थे कि जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन को हम लोग करते थे डिवाइड, करते थे मोल फ्रैक्शन को डिवाइड करते थे, तो उसी का मोल के हम लोग क्या होता है, रेशियो के बराबर होता था। अगर यहाँ एक्स बी है तो उसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होता था, एन बी होता था, और ये हम लोग को क्या होता है कि एन ए होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, इसी तरह से होता था। तो इसका कहने मतलब इसके जगह तो हम लोग लिख ही सकते हैं उतना कि यहाँ पे हो जाएगा एन बी और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एन ए हो जाएगा इनटू, अभी यहाँ क्या था, थाउजेंड है, और नीचे हम लोग को क्या चाहिए, तो यहाँ पे मोलिक्यूलर वेट है आपका किसका, तो यहाँ पे हम लोग को है सॉल्वेंट का। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, हम लोग को वैसे भी जानते हैं कि मोलालिटी के लिए जो हम लोग को फॉर्मूला होता था वो हम लोग को क्या होता था कि ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता था जो कि हम लोग को प्रेजेंट है यहाँ पर, लेकिन नीचे हम लोग को क्या चाहिए था, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए था। तो हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि जब हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो यहाँ से हम लोग को होता है क्या चीज, तो वेट, और नीचे क्या आता था हम लोग को मोलिक्यूलर वेट होता है, ये जानते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि मोल और मोलिक्यूलर वेट गुना में है, तो मतलब इसको अगर यहाँ पे वेट निकालना चाहे क्या चीज, वेट, और यहाँ पे फोटो चलते दिख रहा होगा नहीं, अच्छा आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे वेट बराबर अगर देखेंगे तो मोल और इंटू में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मोलिक्यूलर वेट हो जाता, क्या हो जाता है आपका यहाँ पे मोलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोलिक्यूलर वेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें कि वेट बराबर हम लोग को क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलिक्यूलर वेट, और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है मोल इनटू मोलिक्यूलर वेट, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पे तो एनबी तो होगा ही, थाउजेंड है तो थाउजेंड तो होगा ही। अब नीचे हम लोग देख रहे हैं कि मोल और मोलिक्यूलर वेट गुना होता है, तो वहां से हम लोग को क्या होता है, वेट निकल जाता है, और दोनों हम लोग को सॉल्वेंट का है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो हम लोग को वेट निकलेगा वो भी हम लोग को किसका निकलेगा, सॉल्वेंट का निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये हम लोग को मोलालिटी का ही कुल मिला के फॉर्मूला है या नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वेट होगा वो हम लोग को ग्राम में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला हम लोग को तो आ ही गया, और ये कहाँ से आया, तो ये हम लोग को आया इस फॉर्मूला से। ठीक है, तो अगर यदि आपको मोलालिटी ये फॉर्मूला होता है, और अगर यदि आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन के रूप में भी दिया रहेगा, तो उसको भी डायरेक्ट पुट करेंगे तो वहां से हम लोग को क्या निकल जाएगा, मोलालिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का सवाल जब रहेगा तो हम लोग को समय बच जाए, इसी चलते हम लोग ये फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करने के लिए आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका क्वेश्चन भी हम लोग को पूछा जा चुका है, जो कि डायरेक्टली हम लोग को अप्लाई करना है और डायरेक्टली हम लोग को आंसर पुट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड, हम लोग को देख रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड इन एन एक्वस सैंपल इज 0.1, द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी हम लोग एक्वस सैंपल की बात, मतलब कि सॉल्यूशन का बात करेगा, तो इसका मतलब है कि वहां पे हम लोग को जो सॉल्वेंट है वो हम लोग को कैसा है, वाटर है। ये सारा चीज तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन हम लोग को दिया है किसका, एसिटिक एसिड का। इसका कहने का मतलब है कि जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है किसका दिया हुआ है हम लोग को, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एसिटिक एसिड का हम लोग को दिया गया है। अब कितना दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कितना है, 0.1 दिया है। कितना दिया है, 0.1। तो इसका मतलब हम लोग समझ गए कि यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम लोग को वाटर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 में हम लोग को इसको घटा देंगे तो उसका निकल जाएगा, कितना हो जाएगा जी, तो 0.9 हो जाएगा। आप घटा के देख लीजिएगा इतना हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं मोल फ्रैक्शन हम लोग को दोनों को पता चल गया। अगर हम लोग को मोलिक्यूलर वेट हम लोग को पता चल जाता है सॉल्वेंट का, तो वो भी पता चल जाएगा। तो हम लोग को सॉल्वेंट क्या चाहिए, हम लोग को एक्वस है, इसका कहने मतलब वहाँ पे वाटर ही है, और वाटर का हम लोग जानते हैं कि मोलिक्यूलर वेट ऑफ किसका जी, तो वाटर का। तो इस कितना होता है हम लोग को, तो 18 होता है। कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है हम लोग को। ठीक है, अब इस तरह से जब हम लोग को पता चल गया, और हम लोग को जो अभी अभी पढ़ के आए हैं कि मोलालिटी का फॉर्मूला, क्या पढ़ के आए हैं,
मोलालिटी का फॉर्मूला जब हम लोग पढ़ के आए हैं कि ऊपर जो मोल होता है, क्या होता है, मोल, मोल ऑफ किसका, सॉरी मोल तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, मोल तो हम लोग नहीं ना यार, वो तो हम लोग ड्राइव कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग किसका बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन का बात करेंगे। किसका बात करेंगे जी, मोल फ्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्मूला में हम लोग को क्या था, यहाँ पे फॉर्मूला मोल फ्रैक्शन करना था, तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे क्या चीज था, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और नीचे क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और इनटू में क्या हो जाता है, यहाँ पे 1000 हो जाता है, और नीचे क्या हो जाता है, मोलिकुलर वेट, और किसका हो जाता है ये, तो सॉल्वेंट का हो जाता है। किसका हो जाता है ये हम लोग को, तो सॉल्वेंट का हो जाता है। अब यहाँ पे बैठाइए एक्स बी हम लोग को दिया गया है, देखिए कितना है आपका 0.1 है, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे 0.1, और इसका कितना आ गया था 0.9 आ गया था, चलिए इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और मोलिकुलर वेट आपका कितना आ गया 18। अरे इसको जब काटते हैं कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे देखेंगे 1/9 हो जाएगा, इनटू ये हो जाता है 55.5 हो जाता है, कितना होता है 55.5 हो जाता है। तो इस तरह से अगर इसको भी कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6.17 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6.17। अब मोलालिटी निकाल रहे थे, इसका यूनिट कितना हो जाएगा जी, आप जानते हैं किसका हो जाएगा आपका, मोल पर केजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मोलालिटी भी आराम से निकाल लिए, पता चल गया कि कितना इजी से हम लोग को निकल जाता है। सो अभी क्या करना पड़ता, मोल निकालना पड़ता, फिर वहां से हम लोग को मोल मतलब उसका वेट निकालना पड़ता, तब फिर उतना झंझट जो करेंगे, डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन को ही पुट कर देंगे, तो आराम से हम लोग को क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे मोलालिटी का सवाल बना लिए। तो हम लोग को कितना आंसर आ गया था 6.17। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा हम लोग का आंसर मैच करता है, 6.17 कौन हो गया हम लोग को, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब एक और हम लोग सवाल देख लेते हैं यहाँ पे कि ये सवाल आपसे बनता है कि नहीं बनता, हालांकि बहुत आसान है, वही फॉर्मूला से हम लोग को बनेगा। देखिए क्या बोलता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है, हम लोग को यहाँ पे पूछ रहा है द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कि यहाँ पे क्या दिया गया, जो हम लोग को सॉल्यूशन का जो हम लोग को दिया है मोलालिटी, वो कितना दिया है हम लोग को, सॉरी ये जो यहाँ पे करेक्शन कर लेना है, या ये जो आपका है यहाँ पे क्या चीज, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की जगह में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, सॉल्यूट। क्वेश्चन यहाँ पे एरर हो गया था। ठीक है, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट इन, मतलब कि हम लोग को जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि द मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो यहाँ पे कितना बोल रहा है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मोलर कब लगाते थे हम लोग, मोलालिटी के केस में। तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग को मोलालिटी जो दिया गया है, जो हम लोग को मोलालिटी दिया गया है, वो हम लोग को कितना दिया गया, 1 मोलर दिया गया। कितना दिया हम लोग को, 1 मोलर हम लोग को दिया गया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे पूछा क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हम लोग को पूछा है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ पे कितना निकालना है, एक्स भी हम लोग को निकालना है, यही चीज निकालना है। अब हम लोग को इतना ही सिर्फ इंफॉर्मेशन दिया गया है कि सिर्फ हम लोग को मोलालिटी दिया गया है, और हम लोग को पूछ क्या दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पूछा है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसी पे हम लोग पुट करेंगे। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि मोलालिटी, क्या चीज देखे थे, मोलालिटी इज इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे देखे थे एक्स बी होता था, और नीचे क्या होता था, एक्स ए होता था, इंटू यहाँ पे हम लोग हो जाता था 1000, और नीचे हम लोग को क्या हो जाता था, यहाँ पे होता था मोलिकुलर वेट। किसका होता था यहाँ पे, तो सॉल्वेंट का होता था। किसका होता था हम लोग को, सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं मेंशन तो हम लोग को किया नहीं गया कि कौन सा हम लोग को यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो नहीं मेंशन किया है, इसका मतलब हम लोग पहले भी बता चुके थे कि जब भी मेंशन ना किया जाए तो वहां पे हम लोग क्या चलेंगे, सॉल्वेंट के रूप में वाटर को लेंगे। तो वाटर के लिए लेंगे तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि सॉल्वेंट का जो मोलिकुलर वेट होगा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो देखिए मोलालिटी भी आपका दिया गया, कितना दिया गया था, 1 दिया गया था। एक्स भी तो हम लोग को निकालना है, और हम लोग को देखिए एक्स ए भी नहीं दिया गया है, तो इसको हम लोग क्या एक्स बी के रूप में लिख सकते हैं, ताकि हम लोग को सिर्फ एक्स बी भी पूछा गया है। तो एक्स एक जगह हम लोग क्या नहीं लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। यही तो हम लोग को होता था एक्स ए, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर हम लोग को एक्स ए बराबर निकालना है तो 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि एक्स ए का वैल्यू दिया नहीं गया था, तो उसको अगर हम लोग एक्स बी के रूप में लिखेंगे तो उस तरह से हम लोग एक्स बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और फिर नीचे जान रहे हैं मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा, क्योंकि वाटर मान के चले हैं और वही तो होगा ही। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, हल करते हैं। 1 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स भी हो जाएगा, नीचे भी आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 55.5 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे एक्स भी निकालना चाहे, क्या चीज एक्स भी, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 55 पॉइंट कितना हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे 55.5 एक्स भी हो जाएगा यहाँ वाला, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए और इसको अभी हल करते हैं। तो इधर अगर हल करेंगे, देखिए एक्स बी को उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे माइनस था तो उधर हो जाएगा प्लस, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 55.5 एक्स बी तो पहले से था, और इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा एक्स बी, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका जी, तो यहाँ पे हो जाएगा 56.5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स बी हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अगर यहाँ पे बात करेंगे एक्स बी बराबर, तो कितना हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे हो जाएगा 56.5 हो जाएगा, और इसको अगर हल कीजिएगा कितना हो जाएगा 0.017 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या चीज एक्स बी।
तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे अगर हल करेंगे तो हम लोग को क्या निकल जाएगा, एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को बनाना था ये तो आप पहली बात ही आप यहाँ पे समझ गए। देखते हैं आंसर मैच करके। 0.017 कहीं लिखा हुआ है क्या? 0.017 तो 7 नहीं तो 8 तो दिया गया ना, क्योंकि आगे तो और हम लोग को जा ही रहा था पॉइंट के बाद, तो यही हम लोग को अप्रोक्स में मिला, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। जो कि आपका कहाँ पूछा था, तो सीबीएसई पीएमटी 2005 में पूछा गया था, और सीबीएसई पीएमटी और इसमें हम लोग कहाँ पूछा गया था, 2001 में पूछा गया था। तो ऐसा सवाल अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग को यही तक करना था। हम लोग को बेसिकली यहाँ पे हम लोग देखना था कि मोलैरिटी, मतलब जो हम लोग को नॉर्मेलिटी जो बच गया था लास्ट कंसंट्रेशन, उसका हम लोग को कैसे यहाँ पे हम लोग समझेंगे, उसका न्यूमेरिकल कैसे पढ़ेंगे, और उससे हम लोग को जो रिलेटेड जो उसका रिलेशन होता है वो हम लोग कैसे समझेंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारा यहाँ पे न्यूमेरिकल भी देखे और उसका कंसेप्ट भी देखे। और यहाँ तक हम लोग को क्या हो गया, जो हम लोग को सोल्यूशन का जो वन पार्ट था, जैसे हम लोग पहले ही आपको सिलेबस बता दिए थे कि हम लोग को पढ़ना क्या था, कि हम लोग को सबसे पहले तो कंसंट्रेशन टर्म को पढ़ना है, जो कि क्लास 11 के लिए ही था, तो उसको हम लोग खत्म कर चुके हैं अभी तक। अब जो हम लोग को बचा है मेन पॉइंट, जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर के लिए जो मेन टॉपिक है वो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर ये सब को पहले जानेंगे। तो कल का लेक्चर में हम लोग या तो फिर वेपर प्रेशर से शुरू करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, या तो फिर हो सकता है कि कल का लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। जितना भी हम लोग कंसंट्रेशन टर्म अभी तक पढ़ लिए हैं, जो कि आपका हो गया उधर से क्या से मास परसेंटेज से लेकर के आपका नॉर्मेलिटी तक, तो उसके बीच में जितना भी क्वेश्चंस बनाया, मतलब कि आपका पूछा गया है, या तो फिर आपका उस टाइप का क्वेश्चन जितना भी होगा उसको हम लोग यहाँ पे ला करके सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है कल का लेक्चर में आपका वहां पे न्यूमेरिकल आ सके, या तो फिर हो सकता है आपका वेपर प्रेशर वहां पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कल मिलते हैं फिर से। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और पीछे का जितना भी लेक्चर होगा उसको आप रिविजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।